माय रैशनल इकोनॉमिस्ट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली। मैं हूं आपकी मेंटर कोमल वर्मा। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उदय बैच। भाई मैम, ये उदय बैच है किसके लिए? भाई उदय बैच में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का कॉमर्स। ठीक है, उदय बैच में हमें क्या पढ़ना है? उदय 2.0। ये हमारी सेकंड जर्नी है आपके साथ। तो हमारा रिश्ता और आपकी फ्रेंडशिप तो भाई पुरानी हो चली है। ठीक है, तो उदय बैच है हमारा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स मेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो हमारे माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स, भाई हमारी क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हमें, यानी दो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने। कौन कौन से दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों का ये डाउट हो जाता है, भाई इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ें? तो ये पहली क्लास उसी को बताने के लिए है कि इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ेंगे, और इसके साथ हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले ना मैं थोड़ी सी बात बता देती हूँ, बातें कर लेते हैं। क्या बात बतानी है कि अभी तक आप जो क्लास 9 और 10 में पढ़ के आ रहे थे ना बेटा, वो एक सोशल साइंस का पार्ट था। ठीक है, जहां आपने इकोनॉमिक्स में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ ली, पॉवर्टी पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, है ना, और फिर विलेज ऑफ पालमपुर। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं जिनका रेलेवेंस, जो आपका बेस बना रहे थे धीरे धीरे कि हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा और अच्छा बना दें। ठीक है, तो अब क्लास 11 और 12 में आप पढ़ रहे हैं कोर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना कि 9-10 में मेरी वीक थी तो 11-12 में समझ नहीं आएगी। ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत कोई नाता रिश्ता है नहीं क्लास 9-10 की इकोनॉमिक्स का और 11-12 की। या कोई ये सोचे कि मुझे इतना अच्छा 11-9-10 में इकोनॉमिक्स आता था तो 11-12 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि 9 और 10, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना भाई, 9 और 10 की इकोनॉमिक्स का 11-12 की इकोनॉमिक्स के साथ कोई नाता रिश्ता संबंध नहीं निकल के आता है। ठीक है, तो भाई ये है हमारी फ्रेश स्टार्ट। जैसे हम क्लास 11 में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज पहली बार पढ़ते, वैसे ही आप समझिए कि क्लास 11 में आप इकोनॉमिक्स भी पहली बार पढ़ रहे हैं। तो भाई मैं तो ये मान के चल रही हूँ, जो मेरे सामने आप बैठे हो, आप पहली बार इकोनॉमिक्स से रूबरू हुए हो, राइट? तो भाई पहली बार किसी से मिलते हैं तो बड़ी तहजीब तमीज के साथ और भाई बहुत वेलकम करते हैं। तो मैं भी आपका इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। वेलकम टू उदय 2.0 बैच। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मोस्टली क्या है ना, लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स से उठाया है। क्यों ऐसा किया है? भाई स्टैटिस्टिक्स को जब मैं ये बता दूंगी कि हमको क्यों इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो दोगुना हो जाएगा। चलिए फिर, तो आज हम अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं भाई? चैप्टर हमारा पहला है। चैप्टर पहला हमारा क्या है? चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और उसमें आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा पहला टॉपिक क्या है आज की क्लास का? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप कह रहे होंगे मैम हमने तो 9-10 में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। बेटा तो बता दो क्या पढ़ा था, बता दो क्या पढ़ा था। अभी तो याद होगा नहीं, लेकिन उसके भी पहले क्यों, वाई इकोनॉमिक्स आया कहां से? जब भी किसी सब्जेक्ट का जन्म हम नहीं समझेंगे, कहां से आया, क्यों आया, हमको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों आए, है ना? तो सबसे पहले समझते हैं क्यों आई इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई,
आप लोगों में से सब अपना बर्थडे तो मोस्टली सेलिब्रेट करते ही हैं भाई, चाहे मंदिर जाके करें, चाहे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके करें, चाहे पेरेंट्स के पैर छू के करें, चाहे मूवी देख के करें, चाहे शॉपिंग देख करके या केक काट के। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल वहीं से उठा लेते हैं भाई, किसका बर्थडे, भाई आप सबका बर्थडे समझ लेते हैं, ठीक है। एक रैंडम नाम मैं ले लेती हूँ भाई, आज है सोनू का बर्थडे। किसका है? सोनू का हैप्पी बर्थडे टू यू है। अब सोनू के बर्थडे पे उसके फादर ने दिया है उसे भाई, हमारे जमाने में तो 10 रुपए भी मिल जाते थे तो बड़ी बात होती थी, पॉकेट मनी, है ना। तो भाई इसको इसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसके पापा ने दे दिए हैं, बेटा जा एंजॉय कर विथ ₹2000। ठीक है, कितने रुपए दे दिए सोनू के पापा ने? 2000 रुपए। और कहा कि आप अपना बर्थडे जो है, क्योंकि क्या है ना, जैसे ही हम 9-10 क्रॉस करते हैं, स्वीट 16 का बर्थडे आता है, 18 का बर्थडे आता है, हम कहते हैं हम तो अपने दोस्तों के साथ मनाएंगे अपना बर्थडे। किसके साथ? दोस्तों के साथ। तो उस वक्त माँ बाप भी समझ जाते हैं कि भैया टीनेजर्स हो गए हैं, मम्मी पापा के साथ खूब सारे बर्थडे मनाए, चलो एक दो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी मनाने दो। तो सोनू के पापा ने भी 2000 रुपए दे दिए, बेटा जा बर्थडे मना लेना। तो अब सोनू के पास चॉइसेस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं। क्या क्या चॉइसेस है सोनू के पास? सोनू के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है वो मूवी देख ले फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चॉइस है कि वो शॉपिंग कर ले, ठीक है। तीसरी चॉइस है वो अपने दोस्तों के साथ डिनर कर ले, डिनर पार्टी कर ले, ठीक है। चौथी चॉइस है कि वो पैसा सेव कर ले, ठीक है, ये भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है, ठीक है। पांचवी चॉइस है वो अपने लिए जो भी उसका फेवरेट कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो खरीद ले। भाई आजकल हेडफोन्स, ईयरफोन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद ले। तो अब उसके पास ये 2000 रुपए हैं, लेकिन उसके पास चॉइसेस कितनी है? भाई काउंट दीज चॉइसेस, मेरे साथ जरा काउंट करना उसकी चॉइसेस कितनी है। उसकी चॉइसेस है 1 2 3 4 and 5। तो इतनी सारी चॉइसेस और नोट, जेब में पैसा सिर्फ 2000 रुपया। तो अब 2000 रुपए से बंदा क्या क्या करे? फ्रेंड्स के साथ मूवी जाए, शॉपिंग जाए, डिनर पार्टी, या फिर सेव कर ले उन पैसे को, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद ले। तो यहां हुआ जन्म इकोनॉमिक्स का कि भाई ये तो एक छोटे से बच्चे की छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन अगर बड़े से बच्चे की बड़ी सी प्रॉब्लम देखें, बड़ा सा बच्चा कौन? मैं, आप, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, सेलर, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, सबकी एक ही दशा। कौन सी दशा? कि रिसोर्सेज है लिमिटेड और वांट्स है अनलिमिटेड, ठीक है। अभी मैं खड़े खड़े आपको बता सकती हूं कि मेरे जीवन में मुझे क्या क्या चाहिए। भाई एक अच्छी सी गाड़ी, एक अच्छा सा घर, रोज रोज घर, यहाँ से ऑफिस से घर जाने के बाद खाना वाना बना मिल जाए, बहुत सारी शॉपिंग कर लूं, तो ऐसे करके मैं यहाँ खड़ी रहूंगी और आधे घंटे में मेरे मन के विचारों में अब मेरी वांट्स आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। लेकिन लास्ट में मैं क्या करूंगी? मैं देखूंगी कि कितने रुपए मेरे सैलरी अकाउंट में जाते हैं, कितने रुपए मैं कमाती हूं और उनसे मैं क्या क्या कर पाऊंगी, राइट। तो यही से हुई इकोनॉमिक्स की शुरुआत कि हमें कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? हमको चॉइसेस बनाना सीखना पड़ेगा। कब? इन प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है। तो भाई चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी को ही हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2000 रुपए क्या हुए? ये 2000 रुपए हो गए मेरे लिमिटेड रिसोर्सेस। ये क्या है? ये है मेरा लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। और इसकी क्या है? चलिए इस लिमिटेड रिसोर्स का मेरे पास क्या है यहाँ पे? ऑल्टरनेटिव यूज। इसका क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो पैसे इतने से, यूजर्स इतने सारे। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इनमें से चॉइस बनानी है, ठीक है। सो आई हैव टू
चूज, इनमें से मुझे क्या करना है, चूज करना पड़ेगा, या एक या दो, ठीक है। तो वहीं से इकोनॉमिक्स का जन्म हो गया और उसका डेफिनेशन बन गया। क्या है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन? मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। क्या बोलूं मैं इसको? मेकिंग चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी या फिर स्कार्सिटी, जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो भैया ये है लिमिटेड रिसोर्सेज जिसकी है स्केर्सिटी, जिसकी है स्केर्सिटी, ठीक है। अब जिसके पास पैसों की कमी नहीं है तो किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास समय की कमी है तो किसी के पास पैसों की कमी है। तो कमी तो हर एक के पास किसी ना किसी चीज की मिल जाएगी। तो वहीं से उठ के आ गया था इकोनॉमिक्स। तो आई बात समझ में? अभी तक स्टैटिस्टिक्स में घुसे ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं आए हम। चलिए, तो अब बात करते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की। भाई बहुत यहाँ पे दिग्गज नाम लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आए थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को बहुत ही वेल्थ यानी संपत्ति यानी रुपए पैसे की नजर से देखा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आज भी हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ मतलब होता है इनकम, पैसा। अर्थशास्त्र, शास्त्र मतलब होती है थ्योरी, यानी पैसों की थ्योरी को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे एडम स्मिथ जो है बहुत एक बेसिक डेफिनेशन लेकर आए जिसने कंसर्न किया था वेल्थ के ऊपर, बहुत ध्यान दिया। फिर एडम स्मिथ के बाद अल्फ्रेड मार्शल। भाई एक चीज और बता दें, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को ही बोलते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं, ठीक है। इतना तो हमको जान के चलना है। फिर वेल्थ डेफिनेशन को डिस्कार्ड किया कि भाई इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गुड्स की तरफ इशारा कर रहा है, मटेरियल वेलबींग की तरफ, कि भैया हमें अगर बहुत सारा धन, बिल्कुल अगर हम करोड़पति अरबपति बन गए तो हम खुश हैं, ऐसी बातें ये जो है बता रहे हैं। लेकिन इनके बाद आए अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने कहा सिर्फ वेल्थ से काम नहीं चलेगा, वेल्थ के अंदर वेलफेयर अगर हो रहा है, ठीक है, यानी आपका इनकम भी बढ़ रहा है और आपके क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। यानी पैसे कमाने के साथ साथ आप अच्छी जिंदगी जियो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई लिखाई करो, लिटरेसी रेट बढ़ाओ, ये सब भी इंक्लूड करोगे तो इकोनॉमिक्स की स्टडी बनेगी। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला आपने सबने वेल्थ बोल लिया, वेलफेयर बोल लिया कि भैया वेल्थ बढ़ाओ, वेलफेयर बढ़ाओ, इकोनॉमिक्स का यही मेन मोटो है। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? नहीं। जितना चाहे क्या हम उतना अपना या अपनी कंट्री का वेल्थ बढ़ा सकते हैं? क्या आपको जितने पैसे चाहिए क्या वो आपके बैंक अकाउंट में या आपके घर पे आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना बेटा, कमाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं उसकी कमी रह जाएगी, ठीक है। सिर्फ पैसों की ही नहीं, नेचुरल रिसोर्सेस की। फ्यूल हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, लैंड जो है वो लिमिटेड है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड चीजों की बात तो आपने करी नहीं, इसीलिए फिर आई स्कार्सिटी की डेफिनेशन कि भैया इकोनॉमिक्स को बिना स्केर्सिटी या स्कार्सिटी के तो पढ़ ही नहीं सकते। तो रॉबिन्स ने आके स्कार्सिटी की डेफिनेशन बताई कि भाई देखो स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, और उसके बाद सबकी बातें सुन ली कि भैया वेल्थ डाल दो, वेलफेयर डाल दो, स्कार्सिटी डाल दो। फिर आए हमारे सैमुएल्सन, इनका पूरा नाम क्या है? पॉल ए सैमुएल्सन, ठीक है। और रॉबिन्स का पूरा नाम क्या है? लियोनेल, जैसे लियोनेल मेसी बोलते हैं ना, वैसे ही इनको बोलते हैं लियोनेल रॉबिन्स। तो ग्रोथ डेफिनेशन ये हमारे पास लेकर आए,
ठीक है, कौन सा डेफिनेशन? ग्रोथ डेफिनेशन, जिसमें इन्होंने सारी चीजें डाली, वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ का तड़का लगा दिया। ठीक है, सारी सब्जियां जो ये हैं ये सब डाली और लगाया ग्रोथ का तड़का और बन गया ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब इन चारों ने एक एक लाइन बोली है बेटा। इतना तो हमारे पास समय है कि हम इनकी बोली हुई उस जमाने की बात को आज थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दे। तो चलो इन्होंने क्या बोला जरा देखते हैं। तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया? वेल्थ डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने एक सुंदर सी किताब लिखी। कभी गूगल में ना उसके एक आध पेज आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कवर पेज वगैरह होता है भाई। 1776 में, ठीक है, कितने साल पहले, ब्रिटिशर्स के भी कितने मतलब टाइम पहले की किताब है ये। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछताछ। हम बोलते हैं ना पूछताछ, ठीक है, पूछताछ जब हम बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमिन वेल्थ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कि भैया ऐसे कारण, फैक्टर्स यानी होता है कारण, ठीक है, कारण, ऐसे कारण जिससे हमारी कंट्री का वेल्थ बढ़े, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ऐसे रीजंस जिससे मेरी इकोनॉमी का, जिससे मेरी कंट्री का वेल्थ यानी मेरी कंट्री का इनकम बढ़े, उसका ग्रोथ हो, उसकी स्टडी को मैं इकोनॉमिक्स बोलूंगी। ठीक है भाई, आपने क्यों सिर्फ और सिर्फ वेल्थ बोला? कि अगर कंट्री के पास बहुत सारा पैसा है, बेटा मैं अगर आपको बताऊं कि जो भी हमारी ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एक होमवर्क दे दूं, किस कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है मुझे बताना। पर कैपिटा इनकम किस कंट्री का, क्लास 11 स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम किस कंट्री का सबसे हाईएस्ट है? आपको मैं हिंट दे देती हूँ, ये ईस्ट एशियन नेशन में से ही कोई एक निकलेगा। तो वहां पे ऑयल है, ठीक है, चलो वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी होगी जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। और एक हिंट दो, और एक हिंट देती हूँ, यहाँ पे ना अभी अभी फीफा भी हुआ था। अब तो भाई हिंट की भी क्या, अब तो सबको पता चल ही गया। तो यहाँ पे भी फीफा भी हुआ था, ठीक है। तो वहां से जो पर कैपिटा इनकम उस कंट्री की इतनी ज्यादा है, लेकिन क्या वहां डेवलपमेंट ग्रोथ है? वेल्थ तो आ गया, लेकिन क्या वो फिर भी नंबर 1 कंट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस सिर्फ और सिर्फ पैसों से, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ से, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों से देश आगे नहीं चलता है। ठीक है, तो इनका जो डेफिनेशन था वेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। किताब इन्होंने बहुत सुंदर से लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि किस तरह का नेचर है और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कि एक कंट्री का वेल्थ बढ़े। चलिए, अब इनके जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ी खामियां निकालें। क्रिटिक्स तो हम हैं ही, मतलब कोई मूवी भी हॉल से देख के मूवी बाहर आते हैं, हम 6 गलतियां निकाल देते हैं उसमें। तो भैया इनके डेफिनेशन में भी तो गलती निकालने का हक हमें है। हमें क्या, ऑलरेडी दूसरे इकोनॉमिस्ट ने निकाल रखी है। क्या गलती निकाली भाई? नैरो डेफिनेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब वेल्थ का भी जो इन्होंने बड़ा ही नैरो सा डेफिनेशन दिया है, बहुत सारे एलिमेंट्स इनके वेल्थ के छूट गए। ठीक है, और इन्होंने इंपॉर्टेंस भी खूब दिया है वेल्थ को। तो वेल्थ के अलावा भी इकोनॉमिक्स एक बड़ी दुनिया है, वेल्थ के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, आगे चले। फिर आए हमारे पास, कौन आए? वेलफेयर डेफिनेशन लेकर। वेलफेयर, वेल्थ तो हो गया, अब आया वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन हमारे पास कौन लेकर आए? अल्फ्रेड मार्शल। भाई किसने दी हमें? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल आए और उन्होंने हमें दी वेलफेयर की डेफिनेशन। उन्होंने बोला कि ये एक साइंस है विच स्टडीज मेंस बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होता है पता है? अपनी रोजी रोटी कमाना। क्या है? काम करना, एम्प्लॉयमेंट को बोल रही हूं मैं।
एम्प्लॉयमेंट को, काम करने को, ठीक है, ऑफिस जाना, वो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ मेंस बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट ऑल्सो इंक्वायर्स दैट हाउ ही earns his income as well as how he spend it। कहाँ कितना कमाते हो और कहाँ खर्च करते हो, ठीक है, कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो और कैसा क्या काम करते हो, इन सब की स्टडी को, ठीक है। बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस किसको मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और बदला, चलो और बता देती हूँ, ठीक है, उसको कह रहे हैं। चलिए अब इनके डेफिनेशन में प्रॉब्लम कहाँ थी भाई, प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम के तो दूसरी डेफिनेशन नहीं आएगी। तो इनके भी क्रिटिसिज्म्स आए, क्रिटिक्स आए, उन्होंने बोला रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल गुड। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है मटेरियल गुड का, वो तो भैया गलत है। मटेरियल वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि आप अपना रोटी कपड़ा मकान कैसे कमाते हो। उन्होंने बोला रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी और चीजें हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, ये भी इकोनॉमिक्स में आना चाहिए। तो सिर्फ मटेरियल वेलफेयर से अच्छा नहीं होगा कि हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, ब्रांडेड कपड़े पहनने के अलावा भी वेलफेयर है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन हो, आप हेल्दी हो, मेडिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, ये सब भी, आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपके देश की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो, ये सब भी ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई डेफिनेशन में नुक्स निकाला है तो दूसरा डेफिनेशन भी देना पड़ेगा। दूसरा डेफिनेशन किसका आता है? दूसरा डेफिनेशन आता है मेसी, लियोनेल मेसी के भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लियोनेल रॉबिन्स ने जो है वो डेफिनेशन दिया। कौन सा डेफिनेशन दिया है जल्दी से बता दो मुझे बेटा, मेरे लिखने के पहले। उन्होंने दिया है स्कार्सिटी वाला डेफिनेशन। कौन सा दिया है? स्कार्सिटी वाला डेफिनेशन। क्या कह रहा है उसका स्कार्सिटी का डेफिनेशन, चलो बताते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, तो देखिए सबने ये तो बता दिया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। क्या बात है भैया, अपनी ना ऐसा इज्जत हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक इकलौता सब्जेक्ट है जो साइंस वाला बच्चा भी पढ़ता है, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी पढ़ता है, और तो और कॉमर्स वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं। तो भैया अगर किसी ने भी उदय बैच लिया है तो वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने हमारा आपका क्लास 11 साइंस का बैच लिया है तो वो भी हमारे साथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आरंभ बैच और हमारा प्रारंभ बैच और हमारा उदय बैच, राइट। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो इसलिए बोला कि भैया ह्यूमन वेल्थ तो हम कब से पढ़ रहे थे, अब ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ो, ठीक है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, इस शब्द का बहुत महत्व है। एंड्स का मतलब होता है हमारी वॉन्ट्स, हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को, हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को क्या बोलते हैं? एंड्स। एंड स्कार्स मीन्स यानी हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। स्कार्स मीन्स क्या है? हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज। मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो मतलब वो बिहेवियर, जैसा हमने पहले, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 2000 रुपए है, यानी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है और आपकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो आपका बिहेवियर यानी सोनू का बिहेवियर, एग्जाम्पल में हमने देखा था ना, किसका एग्जाम्पल हमने देखा था? सोनू का एग्जाम्पल। तो सोनू के बिहेवियर को, सोनू के बिहेवियर की स्टडी को, सोनू के बिहेवियर की स्टडी को, जो भी वो डिसीजन ले, बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बिहेवियर की स्टडी को हम बोल देंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है।
उसके बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स बोल देंगे। तो ये हुआ हमारा स्केर्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, स्केर्सिटी डेफिनेशन। किताब कौन सी? मेसी ने बार बार मेसी निकल जाता है। लियोनेल रॉबिन्स ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इसी सुंदर किताब के अंदर उन्होंने ये डेफिनेशन जो है गाड़ दिया था। ओके, अब भाई क्रिटिक्स तो हर जगह मिल जाते हैं। क्रिटिक्स ने इसमें भी नुक्स निकाल दिया भाई। सोनू के डेफिनेशन में भी क्या बोला? न्यूट्रल टुवर्ड्स एंड। भाई एंड की तरफ न्यूट्रल है, अनलिमिटेड वांट्स है, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करी इस डेफिनेशन ने। प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस, भाई हमेशा स्कार्सिटी चिल्ला रहे हो, प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस भी तो हो सकती है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। ओवर प्रोडक्शन हो गया तो उसकी प्रॉब्लम का क्या करेंगे? स्कार्सिटी, हमेशा स्कार्सिटी। बहुत पॉल्यूशन, भाई पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सारी प्रॉब्लम कौन डील करेगा? अबंडेंस मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है ओवर प्रोडक्शन कर दी, बिक नहीं रहा सामान, फिर स्कार्सिटी तो है ही नहीं, तब क्या होगा? तो इसकी तो चर्चा आपने की नहीं। भाई नुक्स निकालने में हर एक माहिर है, कोई नहीं, हमारे लिए तो बेहतर है, जितना तुम नुक्स निकालोगे उतनी नई चीजें और सामने आएगी, रिसर्च होगा। तो बच्चा आप ये सोचो कि अगर यहां तक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखे तो आप नहीं लिख सकते? आप भी अपनी चारों तरफ सोचिए, समझिए, ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि इकोनॉमिक्स में हम क्या मिस कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जो आज भी हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में मिस कर रहे हैं? चलिए फिर, तो अब आए भाई, सबका गलती वलती देख ली, फिर आए कौन भाई, कौन सा डेफिनेशन लेके आए हैं? भाई हमने वेल्थ डेफिनेशन देखा, वेलफेयर डेफिनेशन देख लिया, स्कार्सिटी डेफिनेशन देख लिया, फिर आए पॉल ए सैमुएल्सन। पॉल ए सैमुएल्सन कौन सा डेफिनेशन लेकर आए? ग्रोथ डेफिनेशन। कौन सा डेफिनेशन लेकर आए हैं? फिर से चले हम आगे। पॉल ए सैमुएल्सन कौन सा डेफिनेशन लेके आए? ग्रोथ डेफिनेशन। अब ये ग्रोथ डेफिनेशन हमको ना टुकड़े टुकड़े में पढ़ना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े, ठीक है। चलिए तो टुकड़े टुकड़े करते हैं इस डेफिनेशन के। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, तो भैया साइंस तो तीसरी बार बोल दिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, पीबी से ने बोला था, अभी याद आ गया तो बता देती हूँ। पीबी से उन्होंने भी इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दे दी थी। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, ठीक है। चलिए तो अब इनको टुकड़ों में तोड़ो। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, तो सबसे पहले तो भैया इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस की तरह कंसिडर किया, which studies how people and society choose, how people and society choose, यानी how सोनू choose, ठीक है। how people and society, अगर मैं बोलूं people और society जो है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सोनू है, तो how सोनू choosing with or without the use of money, यानी उसके पापा ने उसे 2000 रुपए दिए या ना दिए, ठीक है। विद और विदाउट द यूज, क्या हमेशा हमें पैसे ही चूज करने होते हैं, ठीक है। कि मेरे पास 2000 रुपए बर्थडे पार्टी में फ्रेंड्स को भी तो बुलाना है, जरा पीछे चलो पीछे आ जाओ, ठीक है भैया। यहां तो इसने पार्टी कैसे करनी है ये था, लेकिन बिना पैसे के भी तो चॉइसेस थी। बिना पैसे के कौन से चॉइसेस थी? बिना पैसे के चॉइसेस थी कि मैं अपनी पार्टी में इनवाइट किसको करूं, ठीक है। सोनू क्या बबलू को बुलाएगा, ठीक है, क्या राहुल को बुलाएगा, क्या पूजा को बुलाएगा, क्या अजय को बुलाएगा, किसको बुलाएगा अपनी बर्थडे पार्टी में? ये चॉइस क्या पैसों से लेनी है? नहीं,
ये तो ये दिमाग लगा सकता है कि कौन मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आएगा, उसी को बर्थडे में बुला लो, है ना। तो भाई देखो, चॉइसेस हमेशा सिर्फ पैसों वाली नहीं, विदाउट मनी को भी हमें कंसिडर करना है। तो बड़ा दिमाग लगाया पॉल सैमुएल्सन सर ने। भैया कान पकड़ रही हूँ, उनका नाम ले रही हूँ, पॉल ए सैमुएल्सन, बहुत सीनियर देव हैं हमसे और बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स भी जानते हैं। तो चूजिंग विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज। भैया स्कार्स रिसोर्सेज हमेशा क्या हमारी इनकम है? क्या स्कार्स रिसोर्स हमेशा हमारी इनकम है? नहीं जी, टाइम भी तो हो सकता है, ठीक है, टाइम भी तो हमारा स्कार्स रिसोर्स है। 24 घंटे का टाइम है, एक दिन का, एक महीने में 30 दिन का समय, एक हफ्ते में 7 दिन का समय और एक साल में 365 दिन, लिमिटेड ही तो है, ठीक है। Employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities। बहुत सारी commodities बनानी है जिसके लिए हमारे पास limited resources हैं, उनका distribution होगा for consumption, ठीक है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कंजम्पशन करने के लिए, यानी सेलिंग होगी, बाइंग होगी। It is also analysis the cost and benefits of improving the resource allocation। तो कॉस्ट और बेनिफिट भी हमें देखना है कि जो चीज हम बना रहे हैं उससे कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है। भाई इतनी सारी फैक्ट्रीज खोलते हैं, उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो भाई लैंड लेबर कैपिटल का है, लेकिन साथ में इन्वायरमेंट को भी कॉस्ट है, पोल्यूशन भी हमारे लिए कॉस्ट है। तो हम बनाए ना बनाए उसके पीछे डिसीजन लेना, ठीक है। कोई फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो, कोई ब्रिज बना रहे हो, तो क्या आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार ऐसे ही ब्रिज बना देती है? नहीं, आसपास उनको देखना पड़ता है कि ब्रिज बनाने के लिए मेरे पास कितना खर्चा लगेगा, कौन सी फैमिलीज को कहां से किधर मूव करना पड़ेगा, किसका घर तोड़वाना पड़ेगा, ये सारी चीजें देख कर कि भाई उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है वो देखकर हम डिसाइड करते हैं। तो वो डिसीजन लेना, वो रिस्क मेजर करना, वो रिस्क बैलेंस करना इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो भाई इतनी बात बताने के बाद मुझे जरूर बताना कि इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ और। तो इसके बाद क्या बात आएगी भाई? डेफिनेशंस तो हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ी बात करी जाए स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं? डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब किस चीज की बात पढ़नी है हमें? थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अब क्या है? अब है स्टैटिस्टिक्स। अब क्या है? स्टैटिस्टिक्स। भाई इकोनॉमिक्स में डेटा बहुत है, इकोनॉमिक्स में नंबर्स बहुत हैं, डेटा बहुत है, डेटा की स्टडी बहुत है। तो डेटा की स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स आना जरूरी है। मेरे को मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आना चाहिए, मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना आना चाहिए, मुझे इनइक्वालिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए मुझे आना चाहिए स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए हमको स्टैटिस्टिक्स ना बिल्कुल अभी इसी क्लास में 11 जब इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करो तभी स्टैटिस्टिक्स सीख लो, जरूरी है भाई। नहीं तो सारे स्टैटिस्टिक्स में हम आपको डेटा बताते जाएंगे, उनके रिजल्ट्स बताते जाएंगे, लेकिन समझ ही नहीं आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट, ये सारे जो चैप्टर्स अभी आने वाले हैं, इंडेक्स नंबर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? डेटा है, नंबर्स हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आज ये समझ लो भाई, नंबर्स हैं, डेटा है, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, वो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम दो नजरों से देखते हैं, एक सिंगुलर नजर से और एक प्लूरल नजर से, ठीक है। मैम अब अंग्रेजी, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे अब स्टैट्स पढ़ा रहे, अंग्रेजी नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो स्टैटिस्टिक्स में लगता है यहाँ एस, देखो तो एस लगा है यानी प्लूरल तो है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट ये एक नाम है, जैसे मैथमेटिक्स हो जाता है, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में भी एस, मैथमेटिक्स में भी एस,
स्टैटिस्टिक्स में भी एस। क्यों? क्योंकि इनमें ना डेटा बहुत है, नंबर्स बहुत है, तो प्लूरल सेंस भी बनता है और सिंगुलर सेंस भी बनता है। तो आइए देखते हैं सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था क्रॉकस्टोन और क्वॉडेन ने, ठीक है। दोनों एक बहुत ही अव्वल दर्जे के स्टैटिस्टिशियंस हैं। उन्होंने क्या बोला कि सिंगुलर सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, आपने कई बार देखा होगा ना, हम सर्वे वगैरह करते हैं, कई लोगों को सर्वे करते हुए देखा होगा। कई बार आजकल आपके ऑनलाइन में व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भी आपको सर्वे भरने के लिए बोल दिया जाता है। तो सर्वे होता है तो कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उनको सही से अरेंज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना यानी उसको सही से अरेंज करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, उनको अच्छे से अरेंज करने को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन, आपने कई बार बचपन में पढ़ा है ना, आपने बचपन में बार ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है। बार ग्राफ बनाना सीखा था आपने, पाई चार्ट आज कभी इसी मतलब इन्हीं आगे वाली क्लासेस में सीखोगे। तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। टेबल वगैरह बनाना आपने सीखा होगा। तो टेबल, ये सब जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर उनकी कैलकुलेशन करिए, उनमें से मीन निकालिए, मोड निकालिए, ठीक है। एनालिसिस मतलब उनके ऊपर फर्दर कैलकुलेशन जब करते हैं, फर्दर जब उनका कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करते हैं कि अच्छा है, बुरा है, क्या हमें पॉलिसीज लेनी चाहिए, वहां से समझ में आती है जब हम उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो सिंगुलर सेंस में क्या क्या ये है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, जब हम डेटा कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। आई बात समझ? ठीक है। तो यही सारे चैप्टर्स बन जाएंगे। जब हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमें कलेक्शन ऑफ डेटा का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का एक चैप्टर है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का चैप्टर है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का हमको इस पे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चले आगे। अब बात करते हैं कि प्लूरल सेंस में डेटा स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। भाई, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मीनिंग है डेटा। और किसी ने भी डाटा बोला ना, इसको सही बता रही हूं, मतलब आप जहां से YouTube में या ऐप में देख रहे हो ना, मैं वहीं से निकल के डांट दूंगी आपको। कोई भी इसको डाटा नहीं बोलेगा, दिस इज डेटा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब है वो है डेटा। अब इसकी भी थोड़ी हमने क्या करी है कहानी आपको बता देनी है कि भाई किसने प्लूरल सेंस में मीनिंग बताया है। नाम थोड़ा सा आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं भी इसको कर लेती हूँ क्योंकि भाई ये अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलग होता है। तो हॉरेस सेक्रिस्ट, ठीक है, मैंने प्रोनाउंस कर लिया ऐसे हॉरेस सेक्रिस्ट, आप देख लीजिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो वो कह रहे हैं प्लूरल सेंस में कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स को, डेटा को एक साथ मिलाओ तो आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगी, ठीक है। अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, एग्जाम में नंबर खराब आए, मैम कभी अच्छी बात नहीं करो तो नंबर अच्छा भी तो आ सकते हैं, कोई नहीं, नेगेटिव एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो भैया एग्जाम में नंबर खराब आए क्यों? पहला चीज पढ़ाई नहीं करी, दूसरी चीज पढ़ाई करके गया था एग्जाम में भूल गया, तीसरी चीज गर्लफ्रेंड ने पढ़ने नहीं दिया, चौथी चीज मेरे दोस्तों ने बुरी संगति, नहीं पढ़ पाया, पांचवी चीज मेरे फैमिली में कोई ट्रेजेडी टाइप्स हो गई, नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे करके आप मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं आपके एग्जाम अच्छा ना होने के, ठीक है। तो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हाँ और एक रीजन, भाई टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो भी आप रीजन दे देते हो। हालांकि हर जगह बेचारा टीचर मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है आपको, पढ़ लो यार। तो अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, तो भैया आपका जो ये फैक्ट है, ये जो डेटा निकला है जिस पे मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, तो आपने कितना समय पढ़ा, इन सबको जो जो मैंने अभी बताया, उन सबको अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करें उन कॉजेज को,
स्टैंडर्ड और एक्यूरेसी के साथ, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और एक्यूरेसी मतलब उसका सही करेंगे, ठीक है। करेक्टनेस, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बेटा? करेक्टनेस, करेक्टनेस को बोलते हैं एक्यूरेसी। और सिस्टमैटिक मैनर में उसको प्रेजेंट करना इज प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स। आई बात समझ में? तो सिंगुलर फॉर्म में क्या है? कंपैरिजन हो जाएगी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। और प्लूरल फॉर्म में क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे। करेक्टनेस उसमें होनी चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए और सिस्टमैटिक मैनर में हम प्रेजेंट करेंगे वो डेटा, तो हम बोलेंगे उसको प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। आई बात समझ? तो और ओवरडेज नहीं करना है आज, बस इतना ही। अच्छा, एक और हमारा क्वेश्चन रह जाता है, व्हाई स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स? वैसे तो मैंने इसका आंसर दे दिया है, क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़े? भाई इकोनॉमिक्स में हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास मल्टीपल कॉजेज हैं, तो उन सब का हमें क्या पढ़ना है? हमको उन सब की इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करनी है। क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना है और उसका एनालिसिस करना है, और करेक्ट पॉलिसीज, करेक्ट डिसीजन लेने। हमको क्या लेना है? करेक्ट डिसीजंस लेने हैं। इसीलिए हमको इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्या करना है आपको? इकोनॉमिक्स समझने के लिए, सीखने के लिए और अच्छा बेहतर बनने के लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी वाई स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स की। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया है, हमने वे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स की एमर्जेंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट इकोनॉमिक्स के वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन बाय पॉल ए सैमुअल्सन, सबके डेफिनेशंस, उनमें हमने क्रिटिक्स की तरफ खामियां भी निकाली, एंड देन हमने स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन पढ़ा प्लूरल और सिंगुलर सेंस में, ठीक है। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन जॉइन इजीली के साथ बने रहिए और अपना लर्निंग कर्व, भाई क्या लर्निंग कर्व, भाई इतनी बात कर रहे हैं, लर्निंग कर्व को एक्सपैंड कीजिए। थैंक यू सो मच। लर्न विद अ स्माइल। Bye bye.